वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी और लिमिट के ऊपर बेस्ड होगा ये। हमने पहले ही कहा था कि कैलकुलस जो हमने फर्स्ट ईयर में किया था वो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस था, और जब हम सेकेंड ईयर में हम एडवांस कैलकुलस करने जा रहे हैं तो ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस होगा। हालांकि हमने लिमिट कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट सिंगल वेरिएबल के लिए भी किया, बट अब हम लिमिट कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टी वेरिएबल्स के लिए करेंगे, पर्टिकुलरली टू वेरिएबल्स के लिए। आगे जब तुम रियल एनालिसिस में आगे जाओगे फाइनल ईयर में या फिर एमएससी के भी पेपर्स पढ़ोगे तो उसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आएगा बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। लिमिट और कंटिन्यूटी जो हम करने जा रहे हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ सकती है, बट सेम उसी तरह से जैसे हमने वन वेरिएबल के लिए लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट किया था उसी तरह से ही प्रोसीड करेंगे हम टू वेरिएबल्स के लिए। तो हमें दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारे पहले वाले बेसिक्स और कॉन्सेप्ट हमारे पास अच्छे हैं तो हम टू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को प्रोसीड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं आगे मल्टी वेरिएबल्स के ऊपर भी, मोर देन 3 वेरिएबल्स, मोर देन 2 वेरिएबल्स या जनरल एन वेरिएबल्स के लिए, एन मे बी एनी नंबर। तो अब हम आज का टॉपिक करेंगे किसके लिए, टू वेरिएबल फंक्शंस के लिए। पहले तो हमारे पास फंक्शंस होगा क्या, फंक्शन की डोमेन क्या होगी और फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा टू वेरिएबल फंक्शन। तो अब हमारे पास पहले जो हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन किया था, फंक्शन था हमारा आर से लेके आर तक, जिसकी लिमिट और कंटिन्यूटी की बात की थी हमने। फंक्शन रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक, ये डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी हमारी रियल नंबर है। यहाँ पर सबसेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता था, दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x डिफाइन किया और डोमेन हमने ले ली 0 to infinity। So this type of function we have taken to check the continuity and the limit concept। अब हमारे पास जो फंक्शन चलेंगे वो वन वेरिएबल नहीं होंगे, कि हमारे पास सिंपल एफ एक्स का फंक्शन नहीं होगा। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो हमारे पास एक था और y की वैल्यू जो आ रही थी y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज डिपेंडिंग अपॉन x। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा चलेंगे, एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फंक्शन एक्स प्लस वाई। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो नई वैल्यू आएगी दैट इज z। हमारे पास अगेन रियल नंबर, x भी रियल नंबर, y भी रियल नंबर, और जो आंसर आएगा दैट मीन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट इज अगेन ए रियल नंबर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो हमारी जो डोमेन चलेगी फंक्शन की जो डोमेन चली, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R2 to R। R2 का मतलब हमारे पास R क्रॉस R, रियल और R क्रॉस R हमारे पास, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स बनेंगे ए बी। ए इज रियल नंबर, बी इज रियल नंबर। किस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास 1 1 2 3 इस तरह की ऑर्डर पेयर एलिमेंट। टू डायमेंशन में हम चलने जा रहे हैं कि हमारी जो डोमेन चलेगी वो टू डायमेंशन चल रही है, एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी। यहाँ सबसेट ऑफ R2 भी हो सकता है, ए सबसेट ऑफ R2। पूरी R क्रॉस R नहीं लिया, सिर्फ सबसेट लिया, फंक्शन लिया हमने ए से लेके R तक। फॉर एग्जाम्पल अब एक फंक्शन लेने जा रहे हैं हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, सिंपल दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास डोमेन है पॉजिटिव, ए हमने ले लिया 0 इंफिनिटी क्रॉस 0 इंफिनिटी, दैट मीन्स किस तरह के एलिमेंट, एक्स वाई where x belongs to 0 infinity and y also belongs to 0 infinity। तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट जिसमें x जो होगा फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, y जो होगा वो सेकंड सेट का एलिमेंट है। तो इस तरह के एलिमेंट फंक्शन हमने डिफाइन किया, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई किस तरह से डिफाइन किया, 1/x प्लस वाई। जो आंसर आने वाला है दैट इज अगेन ए रियल नंबर, ये जो आंसर आएगा वो अगेन ए रियल नंबर। तो इसको हम पुट कर देंगे z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, z की वैल्यू हो जाएगी 1/x प्लस वाई। तो हमारा जो कोडमेन का सेट है दैट इज अगेन ए रियल नंबर, जो वैल्यूज आएंगी दैट इज अगेन ए रियल नंबर। अब जब हम प्लॉट करते थे टू डायमेंशन, हमारे पास इस तरह का कोई भी ग्राफ होता था, सपोज 1/x, तो ये हाइपरबोला बनता है हमारे पास। तो दिस वाज द ग्राफ इन एक्स वाई प्लेन। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साथ में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, x की वैल्यू 1 है तो ड्रॉ करने का मेथड क्या होता था, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1/2, तो दिस पॉइंट आ गया हमारे पास 2 and 1/2। तो इस तरह से जब हमारा ग्राफ ड्रॉ होता था वो किस प्लेन में होता था, एक्स वाई प्लेन में।
दैट मीन्स अगर हमारे पास फंक्शन r से लेके r तक है, रियल लाइन से लेके रियल लाइन तक है, और तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता था वो 2 डायमेंशन में होता था। अब हमारा जो ग्राफ होगा वो कितनी डायमेंशन में प्लॉट होगा? 3 डायमेंशन में प्लॉट होगा। ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितना हमारे पास डोमेन होगी, डोमेन अगर R2 है तो 3 डायमेंशन में प्लॉट हुआ, डोमेन अगर R थी तो 2 डायमेंशन में ग्राफ प्लॉट हुआ था। इसी तरह से अगर डोमेन हमारा R3 का सबसेट है तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा दैट इज इन 4 डायमेंशन। तो अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई, और एफ की पूरी डोमेन R2 है, पूरा के पूरा R। अब हमारे पास ड्रॉ कैसे किया जाएगा इसको? दिस इज एक्स वाई एंड जेड, ये ओरिजिन हमारे पास। तो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो हमने क्या करना है? x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंगली z की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला x0 y0 z0 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये बना। सेकेंड हमारे पास x1, अगर पॉइंट हम पुट करें x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो z आ जाएगा हमारे पास, z की वैल्यू आ गई 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1। इट मीन्स पॉइंट बनेगा 1 0 1 एक्स वाई जेड। एक्स वाई है मेरा 1 0 और z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1। तो ये जो हमारा पास आएगी वो किस में से पास कर रही है? 1 0 1 में से। दैट मीन्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू 0 हमारे पास और z की वैल्यू 1, तो z इज 1। तो एक्स जेड प्लेन में पॉइंट लाई करेगा जहां हमारी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो दिस वुड बी द पॉइंट x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0 लाइंग इन द प्लेन एक्स जेड। तो हमारा प्लेन जो है वो इसमें से पास करेगा। तो अब ये जो आएगी, जब हम 2 डायमेंशन में ग्राफ प्लॉट करते थे दैट वाज अ कर्व, जैसे अभी हमने 1/x का ग्राफ किया था, दैट वाज अ कर्व। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं वो कर्व नहीं होगी, दैट वुड बी सरफेस। हमारे पास 3 डायमेंशन सरफेस बनेगी। तो इसी को ही अगर मैं यहाँ लिखूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स हमारे पास x प्लस वाई माइनस z इज 0। तो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी प्लेन सरफेस, प्लेन की। तो हमारे, तो जब हम 1 डायमेंशन में थे कि हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन था तो हमारा ग्राफ 2 डायमेंशनल बना था। जब हम 2 वेरिएबल्स का फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है 3 डायमेंशन में प्लॉट होगा। ये जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे 1 डायमेंशन ज्यादा लेके हमने ग्राफ प्लॉट करना है। और प्लॉटिंग के बाद हमारा 1 डायमेंशन में जब हमारा 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो हमारा ग्राफ जब 2 डायमेंशन में बना तो हमारी जो ग्राफ बन रहा था दैट वाज ए कर्व। इसी तरह से जब हम 3 डायमेंशन में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं दैट वुड बी ए सरफेस। तो इतना हमें समझ आ गया कि हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और जियोजेब्रा या इस तरह के जो टूल्स हैं डेस्मोस वगैरह, वहाँ इजीली हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जियोजेब्रा के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल भी हैं चैनल पर, तो तुम चाहो तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और वहां से तुम लिमिट और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से भी सीख सकते हो यूजिंग द जियोजेब्रा और या डेस्मोस वगैरह। नेक्स्ट अब हम लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। जब हमने सिंगल वेरिएबल के ऊपर गए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l, सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या था कि जैसे ही x a को अप्रोच करेगा, a हमारा ये पॉइंट है रियल लाइन के ऊपर, जैसे ही x a को अप्रोच करेगा आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, फंक्शन की जो वैल्यू होंगी एफ एक्स की जो वैल्यू होंगी वो किसको अप्रोच करेंगी? l को अप्रोच करेंगी। तो ये सपोज पॉइंट एल ए है हमारे पास, ये एल है। तो हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा कि जैसे ही हम a को अप्रोच करने जा रहे हैं एफ एक्स की जो वैल्यूज है वो एल को अप्रोच करने जा रही है। अब a को अप्रोच करने के 2 तरीके थे, या तो लेफ्ट साइड से हम a के पास पहुंच सकते थे या राइट साइड से a के पास पहुंच सकते थे। एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ही l के पास पहुंचने वाली थी। और साथ में इसके साथ ही हम एक अपसाइलन हमने लिया था, दूसरी डेफिनेशन जब हमने ली थी l माइनस अपसाइलन l प्लस अपसाइलन टाइप का एक इंटरवल बनाया था, तो कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिला था कि whenever x belonging to a minus delta to a plus delta is image belonging to l minus epsilon to l plus epsilon। फंक्शन की वैल्यू खुद a के ऊपर डिफाइन हो ना हो वो हमें नहीं था, कि अप्रोचिंग था कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है इस साइड से या इस साइड से, फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? l को अप्रोच कर रही है। एफ ए नीड नॉट बी डिफाइंड। जब हम लिमिट की बात कर रहे थे, कंटिन्यूटी की बात करते तो एफ ए शुड बी डिफाइंड। तो लिमिट के लिए सिर्फ अप्रोच करना था कि x a को अप्रोच करे आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड, फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करनी थी? l को अप्रोच करनी थी।
लेकिन अब कॉन्सेप्ट बदल गया, अब हम आ गए 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन के बजाय। तो जब हम 3 डायमेंशन में आए, अब हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर लिमिट की बात कर रहे हैं, पहले तो उसको लिखा कैसे जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी, कि पॉइंट एक वेरिएबल की बजाय 2 वेरिएबल में चेंज हो गया जहां पर हम लिमिट की बात करें। तो जैसे ही कोई भी पॉइंट ए बी को अप्रोच करेगा, फंक्शन की वैल्यू एल को अप्रोच करता है। z जो है वो रियल नंबर ही है, तो एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो रियल नंबर ही आएगी, तो दैट इज एल इज ए रियल नंबर। तो जब जब एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई ए बी को अप्रोच करेगा, तब तब एफ एक्स वाई की वैल्यू जो होगी वो एल को अप्रोच करेगी। इसका मीनिंग क्या है, अब हमारे पास रास्ता, यहाँ पर जब हम थे तो एक ही रास्ता था, 2 रास्ते थे, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहाँ पर जब हम अप्रोच करने की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई कहीं पर भी है, वो ए बी को अप्रोच कब करेगा, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ लेके। अब हम क्लियरली इसको देखेगा, 3 डायमेंशन में ना जाए, एक बार 2 डायमेंशन में देखिए, हमारे पास एक पॉइंट है जस्ट ए बी, और कोई भी पॉइंट इसको अप्रोच करना चाहता है, एक्स वाई इज अप्रोचिंग टू ए बी। एक रास्ता ये है कि वो वर्टिकली अप्रोच कर जाए, एक रास्ता ये है कि एक्स वाई यहाँ पर है और वो हॉरिजॉन्टली अप्रोच कर जाए, डायगनली अप्रोच कर जाए, कोई भी एक्स वाई है जो ए बी को अप्रोच कर जाए, इस तरह से अप्रोच कर जाए, एक्स वाई कोई यहाँ है तो वो ए बी को अप्रोच कर जाए, या फिर कोई और एक्स वाई जो इस तरह से और अप्रोच कर जाए, एक्स वाई अप्रोचिंग टू ए बी। या फिर हमारे पास जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन से ही हमारे पास अप्रोचिंग मेथड है, कि ये पॉइंट ए बी है और इस तरह से कोई भी पॉइंट एक्स वाई है जो इसके ऊपर लाई कर रहा है और वो ए बी को अप्रोच कर रहा है, दिस इज द पैराबोलिक पाथ। फिर कोई और पॉइंट ए बी हमारे पास पॉइंट है और क्यूबिकल पाथ है हमारे पास, कि हमारा पॉइंट जो है वो इसको अप्रोच कर रहा है। सो देर आर इनफाइनेटली मैनी वेज टू अप्रोच द पॉइंट ए बी, कि ए बी को हम अप्रोच कर सकते हैं किसी भी रास्ते से। देर आर सो मैनी वेज टू अप्रोच टूवर्ड्स द पॉइंट ए बी। यहाँ पर सिर्फ 2 रास्ते थे अप्रोच करने के, या तो लेफ्ट या फिर राइट। और लिमिट की डेफिनेशन हमने क्या दी, कि अगर जो भी रास्ते पॉसिबल हैं, हमारे पास यहाँ 2 ही थे, कि जितने भी रास्ते पॉसिबल हैं उन सभी रास्तों से लिमिट की वैल्यू पहले तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, कि a माइनस निकाल लूं चाहे a प्लस निकाले हम, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, बोथ शुड एग्जिस्ट, नॉट शुड बी फाइनाइट नंबर, और साथ में दोनों के वैल्यू बराबर होंगे, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये एफ एक्स जो है वो नाइसली बिहेव कर रहा है व्हेन इन द नेबरिंग ऑफ ए। नाइसली बिहेव करने का मतलब इंफिनिटी की तरफ नहीं जा रहा, बिल्कुल फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट साइड से ए को कुछ और अप्रोच कर जाए, राइट साइड से कुछ और अप्रोच कर जाए, दोनों सेम से हमारे पास अप्रोचिंग से दिखेंगे, कि एक्स ए टू ए के लेफ्ट साइड से जा रहा है, ए के राइट साइड से जा रहा है, तो हमारे पास दोनों लिमिट बराबर आते हुए दिखेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पर तो इनफाइनेटली मैनी वेज है, तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो लिमिट की डेफिनेशन हमारे पास इसी डेफिनेशन को कि हमने एक्सटेंड किया, कि जितने भी रास्ते पॉसिबल हैं ए को अप्रोच करने के, उन सभी रास्तों पर पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी, लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए, और वो सभी रास्तों पर बराबर आनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास इनफाइनेटली मैनी वेज हैं फॉर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए बी, एंड फ्रॉम ईच पाथ, कोई भी पाथ ले लें अप्रोच करने का, हर पाथ पर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और सभी रास्तों पर सेम आनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास लिमिट जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पाथ, ये हमारा जो भी पाथ है उसको अप्रोच करने का ए बी को, उन सभी पाथ पर हमारी लिमिट की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास पहले क्वेश्चन लेके चले, इसको हमारे पास है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन लिया, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, और हमारी डोमेन क्या बनेगी, डोमेन हमारे पास एक्स प्लस वाई शुड नॉट बी 0, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वाई। तो डोमेन में एफ एक्स वाई डिफाइन कब होगा, हमारे पास पूरे के पूरे रियल R2 में डिफाइन हो सकते हैं, एक्सेप्ट वाई एक्स प्लस वाई इज 0। तो एक्स प्लस वाई जब जब नॉन जीरो है तब तक हमारी जो डोमेन है डिफाइन रहेगी। एक्स प्लस वाई 0 कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा, दिस इज द लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इस स्ट्रेट लाइन पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, अदरवाइज हमारा फंक्शन इस पूरे पार्ट पर डिफाइंड है, इस पूरे पार्ट पर डिफाइंड है, एक्सेप्ट एज दिस लाइन हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। तो अब हमारे पास लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए,
एफ एक्स वाई, ये कितनी आनी थी। अब हमारे पास फंक्शन 0 0 के ऊपर डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0 0 के ऊपर लूंगी तो हमारे पास ये 0 + 0 बन जाएगा, शुड बी इनडिटर्मिनेट, बल्कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं। अब 0 0 को अप्रोच करने के, कि हमारा किस पॉइंट के ऊपर लिमिट की बात कर रहे हैं हम, 0 0 को, ये है हमारा एक्स वाई प्लेन में अगर हम चल रहे हैं, ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे हैं, हम सिंपल देख रहे हैं कि हमारे पास रास्ता क्या हो सकते हैं। 0 0 पर अप्रोच करने के कितने रास्ते हो सकते हैं। अब जो रास्ता लेने जा रहे हैं पहला दो, कि वो रास्ता 0 0 को इंक्लूड करता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ये रास्ता ले रही हूँ इसमें 0 0 कहीं आ ही नहीं रहा, अप्रोचिंग होना चाहिए, वो 0 0 को वो रास्ता इंक्लूड करना चाहिए पॉइंट 0 0, जिस पॉइंट के ऊपर हम लिमिट की बात कर रहे हैं। तो एक रास्ता तो ये है कि मैं इस रास्ते पर हमारे पास 0 0 का अप्रोच करें। ये रास्ता क्या है, y = 0 लाइन, y = 0 लाइन है, और इट मीन्स अगर मैं अप्रोच कर रही हूँ इसको तो x टेंड्स टू 0 और y हमेशा 0 रखना है। एक रास्ता ये है कि मैं अलोंग y एक्सिस इसको अप्रोच कर रही हूँ। और भी 4 रास्ते हैं हमारे पास, ये लाइन है जो इसको अप्रोच कर रही है, y = x लाइन, y = 2x लाइन, y = 3x लाइन, any straight line which passes through 0 0 can be put in the form y = mx। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c, लेकिन अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो y = mx लाइन, ये भी हमारे पास अगर मैं x को 0 टेंड करूं तो y 0 को टेंड करेगा। वो हम अलग अलग जब क्वेश्चन देखेंगे तब हमें ज्यादा से क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम पहला पाथ लेने जा रहे हैं, जब मैं थ्रू, ये कौन सा रास्ता है, थ्रू y एक्सिस हम 0 0 का अप्रोच करें। तो पहला रास्ता लिया हमने, लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 x - y over x + y, ये लिमिट इवेल्युएट करने जा रहे हैं। वी आर टेकिंग द पाथ y = 0 along the path y = 0। तो जब हम y = 0 पाथ ले रहे हैं तो इस पाथ पर मैं 0 0 का अप्रोच कर सकती हूँ। ये क्लियर है कि हम इस पाथ पर 0 0 का अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने y = 2 पाथ लिया और मैं 0 0 का अप्रोच कर ही नहीं सकती इस पाथ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, y तो मैंने ऑलरेडी 0 रख दिया। अब जब x y 0 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब x 0 को टेंड कर रहा है, y तो ऑलरेडी 0 है इस लाइन पर, y की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पर, x/x, तो ये लिमिट किसके इक्वल बनी, x/x, दैट इज 1, x/x इज 1। अब दूसरा पाथ लिया ये वाला, जब हम अलोंग y एक्सिस हम अप्रोच कर रहे हैं 0 0 को, लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 x - y over x + y अलोंग x = 0, x = 0 पर जब हमने देखा लिमिट, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, और जब हमें इस पॉइंट पर अप्रोच करना है दैट मीन्स y टेंड्स टू 0, ये पॉइंट बना, सपोज दिस इज 0 0.99, दिस इज अगेन 0 0.98, फिर हम चलते चलते कहां पर आगे, किस पर, 0 0 पर, तो हम रिड्यूस करते जा रहे हैं y की वैल्यू, y टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -y over y, तो दिस इज y से y खत्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, अदरवाइज एल हॉपिटल रूल में लगा सकते हो, दिस वुड बी -1। तो एक पाथ, एक रास्ते से तो हमारी लिमिट की वैल्यू 1 है, किसी दूसरे रास्ते से लिमिट की वैल्यू क्या है, -1 है, तो दो डिफरेंट पाथ हमने चूज किए थे, लिमिट की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आ रही है, तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए सभी पाथ पर, तब हम कहते हैं कि लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एंड दैट कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास तो यहाँ इस पाथ पर अगर हम 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, इस पाथ पर हम 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, सो लिमिट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट 0 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जब हमने प्रूव करना हो, सिंपल सा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कोई भी दो पाथ ले लेंगे डिफरेंट और निकाल के दिखा देंगे इन दो पाथ पर लिमिट की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रही। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हम जो चूज करें कि पाथ, ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला पाथ चूज किया, लिमिट की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट की वैल्यू दो पाथ पर अगर सेम आ रही तो तीसरे पाथ पे भी सेम आएगी या चौथे पाथ पे भी सेम आएगी। तो जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, हमें केयरफुली उन पाथ को चूज करना है जहां लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आए। अब जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इसका मतलब हम लिमिट, वहां तो हमारे पास दो तरीके थे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस निकाल दे, a प्लस निकाल दे और दोनों को बराबर निकाल दे, दैट मीन्स लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट। दो ही पाथ है, इसलिए कैलकुलेशन भी इजी थी, लेकिन अब तो इनफाइनेटली मैनी पाथ है,
तो इनफाइनेटली मैनी कैलकुलेशंस करेंगे और हमें नहीं पता इनफाइनेटली मैनी कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम ये कैसे निकालें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ना एग्जिस्ट करने के लिए तो ठीक है कि हम दो पाथ निकाल देंगे डिफरेंट डिफरेंट, जहां लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आ रही हो, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब हम सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को ही यूज करके निकालेंगे कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, बजाय कि हम इनफाइनेटली मैनी पाथ यहाँ ले और लिमिट को इवेलुएट करें। दिस इज नॉट पॉसिबल टू टेक द इनफाइनेटली मैनी पाथ। So we would prove the function has limit at a point a b using epsilon delta definition, and limit does not exist. It is easy by the taking two different paths from which we can evaluate the limits, and limit values are different. तो दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पर। वो जब हम क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे तुम आसानी से सीख सकती हो कि हमारे किस तरह से पाथ हमने चूज करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट द डिफरेंट लिमिट। वो हम बाद में आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। एक मेथड है हमारे पास एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या है हमारे पास कि अगर जैसे यही क्वेश्चन था एफ एक्स वाई इज एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई 0 0 का अप्रोच कर रहे हैं। हमने टेबल बनाई कि वाई और एक्स की जो नेबरिंग में 0 की नेबरिंग में वैल्यू 0.01 0.02 0 माइनस का 0.01 माइनस का 0.02, इसी तरह से माइनस का 0.03, इसी तरह y की वैल्यू माइनस का 0.02 माइनस का 0.01 0.01 0.02। तो ये कौन सी वैल्यूज हैं जो अप्रोच कर रही है 0 को, ये कौन सी वैल्यूज हैं जो x 0 का अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से ये y 0 का अप्रोच कर रहे हैं। तो 0 0 पर 0 0 के ऊपर फंक्शन में बी नॉट बी डिफाइंड, हमें नहीं चाहिए 0 0 एक्स की वैल्यू 0 हो y की वैल्यू 0 फंक्शन नीड नॉट बी डिफाइंड। लेकिन हमें बाकी पॉइंट्स के ऊपर अगर हम वैल्यू चेक करें कि x की वैल्यू 0.01 है, y की वैल्यू माइनस का 0.02 है, तो ये बनेगा 0.01 माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस का 0.02 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन, फिर से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो एक टेबल बन गई। इस टेबल में अगर हम देखें कि ये वाली साइड है जो y 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वाली साइड से x 0 को अप्रोच कर रहा है। अब हम देखें कि थ्रू एवरी साइड ये जो पूरी की पूरी टेबल है, यहाँ जो पूरी पूरी टेबल बनने वाली है वो किसी सिंगल लिमिट को अप्रोच करती हुई दिख रही है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। कि हमारे पास यहाँ से चेक करें फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर मे नॉट बी डिफाइंड, लेकिन यहाँ पर अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पर 1.1 1.1 यहाँ 1.1 यहाँ 1.1 अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि सारी वैल्यूज जो है वो 1.1 के आसपास है, तो फंक्शन की लिमिट जो है वो 1.1 को अप्रोच करती हुई है। यहाँ पर भी 1.1 पूरी टेबल 1.1 के अराउंड है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1.1 को अप्रोच कर रही है, 1.1 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अप्रोचिंग लिया हमने। अगर हमारे पास इस साइड से फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ जाए, जैसे अभी ये वाली कौन सी लाइन है जहां हमारी x की वैल्यू 0 है, यानी कि हमारे पास थ्रू y एक्सिस हम 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, जो अभी हमने देखा। यहाँ वाली फंक्शन की वैल्यू कुछ और अप्रोच कर रही है, ये वाली फंक्शन की वैल्यू कुछ और अप्रोच कर रही है, तो दो डिफरेंट रास्ते मिल गए हमारे पास जब फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। इसी तरह से ये वाला डायगोनल ले सकते हैं, वो हम बाद में एक क्वेश्चन पूरा इसी एनालिटिकल मेथड में कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके साथ ही हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में जो हमने निकाला सिंगल वेरिएबल के लिए, उसमें क्या था, x अप्रोचेस टू a देन fx अप्रोचेस टू l। और फिर हमने निकाला था कि हम fx को जितना क्लोज लेके जाना चाहें, जितना क्लोज लेके जाना चाहें मीन्स एप्सिलॉन डिस्टेंस के आसपास लेके जाना चाहे for a given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that fx minus l is less than epsilon whenever x minus y a is less than delta। कि जब x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगा, उसकी इमेज किस में होगी, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में।
अब यहाँ पर क्या था, whenever x is a point having distance from a is less than delta, कि जब जब x कोई भी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस, दिस इज अ पॉइंट a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, जब जब x इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर मीन्स जब जब x कोई भी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम a लेस देन डेल्टा है, तब तब इमेज का जो डिस्टेंस होगा l से लेस देन एप्सिलॉन होगा, इमेज का डिस्टेंस l से लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमने डिस्टेंस की बात की थी कि जब जब x का डिस्टेंस a से लेस देन डेल्टा होगा, इसमें कौन सी पॉइंट है, वो पॉइंट है जिनका डिस्टेंस या तो लेफ्ट साइड से a से या राइट साइड से a से, डिस्टेंस फ्रॉम a इज लेस देन डेल्टा। इस इंटरवल में वो पॉइंट है जिनका डिस्टेंस फ्रॉम a इज लेस देन डेल्टा, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसका फ्रॉम l इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारी मर्जी का था कि हम इस इंटरवल को, इस नेबर कोहोर्ट को छोटा भी कर सकते थे, हम जितना क्लोज जाना चाहें एल के क्लोज जा सकते थे, जितना क्लोज जाना चाहें, तो जितना भी क्लोज जाना चाहते हमें कोरस्पॉन्डिंगली एक में डेल्टा मिल जाता था, या साइलेंट बड़ा ले ले तो हमें डेल्टा कोरस्पॉन्डिंगली बड़ा हो सकता है, हमारे ग्राफ के नेचर के ऊपर डिपेंड करता हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा, वी कैन गेट close to L as we want, we can make this interval sufficiently close to A so that we can get the sufficiently close to L. For every epsilon there exists delta, और इस delta का निकलने का मीनिंग क्या था कि whenever x is the point whose distance from A is less than delta, its image distance from L is less than epsilon। तो distance की बात कर रहे थे। जब हम रियल लाइन में थे, रियल लाइन में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, अगर मुझे एक किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, मोड निकाल देते हैं, डिफरेंस निकाल देंगे मेरे पास मॉडुलस के साथ, इस साइड से है तो भी डिफरेंस निकाल देंगे, वो डिस्टेंस बता देगा मुझे ए और बी का, कि बी इस साइड है या इस साइड है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ए और बी का डिस्टेंस चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब हम टू डायमेंशन में आ गए, नॉट इन ए रियल लाइन, इन R2। तो दो पॉइंट्स का अब एक पॉइंट है ए बी और कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई का डिस्टेंस ए बी से, एक्स वाई का डिस्टेंस ए बी से हम डिस्टेंस फॉर्मूले से देंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लिमिट की बात कर रहे हैं इन टू डायमेंशन, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो पहले तो नोटेशन हमारी लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स ए को टेंड कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ए को टेंड कर रहा है, वाई बी को टेंड कर रहा है, इट मींस पेयर पेयर को टेंड कर रहा है, एक्स वाई पेयर टेंड्स टू ए बी पेयर। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एल, दिस इज ए रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो डिस्टेंस निकालेंगे मॉडुलस से, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई डिस्टेंस हैविंग डिस्टेंस ए फ्रॉम ए बी इज लेस देन डेल्टा, फॉर ऑल एक्स वाई हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम ए बी लेस देन डेल्टा। ये कब कब होगा, जब इनके उन पॉइंट्स की इमेजेस का डिस्टेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन होगा जो पॉइंट्स ए बी से डेल्टा डिस्टेंस पर हैं। ये जो पॉइंट्स फॉर ऑल एक्स वाई with x minus a square y minus b square distance formula is less than delta। इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन, अगर हम इसको ध्यान से देखें, दिस इज द सर्कल x minus a square plus y minus b square is less than delta square। so this is the circle with center AB and radius delta। और इसका मतलब अगर हम AB को सेंटर मानते हुए डेल्टा रेडियस का एक सर्कल क्रिएट करे, तो जब जब कोई भी एक्स वाई इस सर्कल के अंदर है, बाउंड्री के ऊपर होगा तो इक्वल टू डेल्टा वाला आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू डेल्टा, जब अंदर है तो डिस्टेंस एक्स वाई का ए बी से लेस देन डेल्टा होगा। तो हमें जब जब भी कोई एक्स वाई इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, उसकी इमेज का डिस्टेंस एल से क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। मॉडुलस की बजाय, क्योंकि मॉडुलस का मेन कॉन्सेप्ट डिस्टेंस के साथ था,
कि whenever, जो हम सिंगल वेरिएबल में थे, कि whenever x is the point such that its distance from A is less than delta, its image distance from L is less than epsilon. तो ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन। अब यहाँ पर x टू डिमेंशन में, तो whenever x y is a point whose distance from AB is less than delta, its image distance from L is less than epsilon. बट अब हमारा डिस्टेंस x y से AB का डिस्टेंस कैसे लेंगे? थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो whenever x y is the point such that which lies in this circle, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें टू डायमेंशन में पता है कि अगर कोई एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। सो दिस वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द R2। सेम अब यहाँ पर whenever xy is the point whose distance from AB is less than delta, कि whenever xy is the point lying in this circle, its image distance from L is less than epsilon. So this was the definition of the limit in टू डायमेंशन। सेम अगर हमारे पास, वैसे अभी हमारे सिलेबस में नहीं है थ्री डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, टू डायमेंशन तक ही है। अगर हम थ्री डायमेंशन में होते कि हमारा फंक्शन इस तरह से होता कि एक W फंक्शन डिफाइन किया, f तीन वेरिएबल का फंक्शन है x y z और W इज ए रियल नंबर। तो अगर क्यों आ जाए लिमिट x y z टेंड्स टू a b c f x y z, तो कॉन्सेप्ट कैसे एक्सटेंड हो जाएगा? फॉर ए गिवन epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that whenever x, y, z is the point such that its distance from A, B, C is less than delta, its image distance from L is less than epsilon. तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस R3 में पहुंच गए। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, z माइनस सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो वह थ्री डायमेंशन में स्फीयर बन जाएगा, सर्कल की बजाय स्फीयर बन जाएगा कि whenever x y z lies in this sphere with center ABC radius less than delta, its image distance from L is less than epsilon. तो अगर हम इसको प्लॉट करके देखें, ग्राफिकली प्लॉट करके देखें, तो सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस x एक्सिस एंड दिस z एक्सिस। तो दिस इज द पॉइंट AB। हमारे पास AB के अराउंड एक डेल्टा सर्कल का डेल्टा रेडियस का एक सर्कल बनाया गया। अब हमारा जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है? हमारे पास एक सरफेस बन रही है, हमें नहीं पता किस तरह की सरफेस बनेगी। सपोज दिस इज द सरफेस, कि ये सरफेस बन रही है, जो ग्राफ बन रहा है सरफेस बन गई। इसकी अब whenever x y belonging to this circle, इस इमेज कैसे आ जाएगी हमारे पास? इस सरफेस के ऊपर आएगी। ये हमारे पास आ गया fxy, इस xy की इमेज, ये इसी तरह से ये इस पॉइंट की इमेज। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंगली इस सर्कल की जो इमेजेस आएंगी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएंगी, पूरे के पूरे सर्कल की इमेज, कि जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, उनके इमेजेस इस सरफेस के ऊपर। उस सरफेस का वो किस में लाई करनी चाहिए? सरफेस की वैल्यू मीन्स सरफेस की हाइट अलोंग z एक्सिस हम कह रहे हैं। तो किसके बीच में होनी चाहिए? L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। और AB पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज जो हो सकता है कि AB पॉइंट के लिमिट ना एग्जिस्ट करे, AB पॉइंट के ऊपर इमेज ना एग्जिस्ट करे, लेकिन AB पॉइंट के आसपास जितने भी पॉइंट है उनकी इमेजेस जो होंगी वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में आनी चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन 3D। अगर 3D के ऊपर हम जब जाओगे तो यूजिंग कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर जो हम 3D ग्राफिकली हम यूज कर सकते हैं, जिसके लिए तो हम इजिली उसको देख सकते हैं कि whenever x y belonging to this circle AB, इस इमेज सरफेस के ऊपर लाई करेगी, क्योंकि हमने सरफेस बनाई, इमेजेस की कलेक्शन है, उसकी इमेज किस में लाई करनी चाहिए? L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट व्हेन लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट। तो जब हमें लिमिट एग्जिस्ट प्रूव करना है तो हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करेंगे, कि एप्सिलॉन हम चूज करेंगे, डेल्टा हम फाइंड आउट करेंगे, such that whenever x y belongs to this circle, so its image belonging to this L minus epsilon and L plus epsilon। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज अब हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर नेबरहुड। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर नेबरहुड, कि AB का सर्कुलर नेबरहुड है, डेल्टा रेडियस, डेल्टा स्मॉल नंबर, तो सर्कुलर नेबरहुड है AB का। AB के अराउंड एक सर्कल आ रहा है कि whenever x y belonging to this circle, its image belonging to L minus epsilon and L plus epsilon। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एक सर्कल आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स एक सर्कल आ रहा है, दैट मीन्स एक डेल्टा आ रहा है, कि एक सर्कल आ रहा है डेल्टा रेडियस का, whenever x y belonging to this circle, its image distance from L is less than epsilon। अगर हमारे पास एक सर्कल आ रहा है
तो हम इस सर्कुलर नेबरहुड को सर्कुलर नेबरहुड ऑफ AB यूं बोल देते हैं कि सर्कल किसका आ रहा है, अराउंड AB आ रहा है, तो सर्कुलर नेबरहुड ऑफ AB। तो अगर एक सर्कुलर नेबरहुड ऑफ AB आ रहा है तो वी कैन फाइंड ए स्क्वायर नेबरहुड ऑफ AB। स्क्वायर नेबरहुड ऑफ AB का मतलब कि AB पॉइंट है हमारे पास, एक डेल्टा रेडियस का, यहाँ सर्कल बना हुआ था, एक डेल्टा रेडियस का, कि दिस इज पॉइंट A प्लस डेल्टा, दिस वुड बी द पॉइंट A माइनस डेल्टा, दिस वुड बी द पॉइंट B से आगे जा रहे हैं ऊपर, दिस इज द पॉइंट B माइनस डेल्टा। तो टोटल लेंथ इस सर्कल की कितनी होगी, 2 डेल्टा इधर, 2 डेल्टा इधर, डेल्टा डेल्टा लेंथ का। तो डेल्टा इधर डेल्टा इधर डेल्टा, ये डेल्टा ये डेल्टा, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है और 2 डेल्टा की साइड का एक स्क्वायर आ रहा है। तो जब हम कहते हैं कि एक सर्कल आ रहा है कि whenever xy belonging to this circle its image distance from L is less than epsilon। तो अगर हमारे पास एक सर्कल आ रहा है तो वी कैन कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर कि whenever xy belonging to this square its image distance from L is less than epsilon। इसका रिवर्स भी है कि अगर हम एक सर्कल ऑब्टेन कर सकते हैं तो एक स्क्वायर भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि whenever xy belonging to this square then its image distance from L is less than epsilon। या फिर कन्वर्स भी है कि अगर हम एक सर्कल मिल गया तो वी कैन कंस्ट्रक्ट ए सर्कल, क्या हम एक सर्कल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सर्कल मिल रहा है तो हमें स्क्वायर नेबरहुड भी मिल जाएगा, स्क्वायर नेबरहुड मिल रहा है तो सर्कुलर नेबरहुड भी मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा हम आएंगे। तो इसका मतलब हमारा लिमिट की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं कि व्हेनेवर fxy अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fxy minus L is less than epsilon for all xy belonging to this square of length square जिसका सेंटर square with center AB and side 2 डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सर्कल मिल रहा है तो हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर मिल रहा है तो एक सर्कल मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम दोनों में से कोई भी हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे वो हम बाद में आते हैं उसके ऊपर। फिलहाल हमारे पास हुआ क्या कि फॉर ऑल xy belonging to this square its image distance from L is less than epsilon। For a given epsilon greater than 0 there must exist some delta greater than 0 for every epsilon there exists delta। तो जैसे जैसे epsilon चेंज करोगे हमारा डेल्टा भी चेंज होता रहेगा कि इस पूरे के पूरे स्क्वायर की इमेजेस का डिस्टेंस L से क्या होगा, लेस देन epsilon। अब इस स्क्वायर को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, इस स्क्वायर में कौन से पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट जब लोगे, सपोज दिस इज द पॉइंट इन दिस स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या है 2 डेल्टा, तो कोई भी पॉइंट अगर स्क्वायर में है इसका मतलब उसका डिस्टेंस, ये पॉइंट x हो गया, ये पॉइंट y हो गया, तो ये भी, ये जो हाइट है उसकी वो भी डेल्टा से कम, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो भी डेल्टा से कम। तो हम सब स्क्वायर को किस तरह से लिखेंगे कि x माइनस ए भी लेस देन डेल्टा और y माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो दिस इज द, क्या आ गया हमारे पास कि x y जब जब स्क्वायर में होगा तब तक x का डिस्टेंस a से लेस है, क्योंकि हम इससे आगे नहीं जा सकते डेल्टा लेंथ से। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर कौन से पॉइंट है जिनका डिस्टेंस a से लेस देन डेल्टा है, इस लाइन पे कौन से पॉइंट है जिनका डिस्टेंस b से लेस देन डेल्टा है। तो स्क्वायर को डिफाइन कैसे किया जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर। तो हमारे पास इस स्क्वायर में कौन से पॉइंट हैं विच सेटिस्फाइड x y पेयर having x distance from a is less than delta, y distance from b is less than delta। तो हमारे पास जब स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है, स्क्वायर का सेंटर है ए बी, स्क्वायर का सेंटर ए बी, और ये डेल्टा लेंथ, ये डेल्टा लेंथ, ये डेल्टा लेंथ, तो जब भी कोई पॉइंट एक्स वाई इसमें है तो x का डिस्टेंस a से लेस देन डेल्टा होगा, y का डिस्टेंस b से लेस देन डेल्टा होगा, सेंटर से लेस देन डेल्टा। तो स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इट मींस क्या आ गया हमारे पास, for a given epsilon greater than 0 there must exist some delta greater than 0 such that fxy minus L is less than epsilon for all xy such that x minus a is less than delta and y minus b is less than delta। तो हम एक ऐसा डेल्टा फाइंड आउट कर ले
कि जब जब x का a से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, y का b से लेस देन डिस्टेंस डेल्टा हो, इट्स इमेज डिस्टेंस इज फ्रॉम L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हम या तो हम सर्कुलर ने जब हम निकालेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो या तो हम सर्कुलर नेबरहुड निकाल के दिखा दे, सर्कुलर नेबरहुड मींस एक डेल्टा निकाल के दिखा दे कि व्हेनेवर x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, तब इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। या फिर हम एक स्क्वायर नेबरहुड निकाल के दिखाते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर नेबरहुड ऑफ AB, स्क्वायर नेबरहुड ऑफ AB। या तो हम एक स्क्वायर नेबरहुड ऑफ AB निकाल के दिखाते हैं कि व्हेनेवर x y बिलोंगिंग टू दिस स्क्वायर मींस व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, y माइनस b इज लेस देन डेल्टा, इट्स इमेज डिस्टेंस फ्रॉम L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो कंटिन्यूटी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमें या तो एक सर्कुलर नेबरहुड निकालना है या फिर एक स्क्वायर नेबरहुड निकाल के दिखाना है। तो जब जब एक्स वाई उस सर्कुलर नेबरहुड में या फिर स्क्वायर नेबरहुड में हो, उसकी इमेज का डिस्टेंस एल से क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो था कि मैंने अभी कहा था कि सर्कुलर और स्क्वायर नेबरहुड दोनों इक्विवेलेंट है, कि अगर हमें सर्कुलर नेबरहुड मिल गया तो हमें स्क्वायर नेबरहुड भी मिल जाएगा, और हमें अगर स्क्वायर नेबरहुड मिल रहा है तो हमें सर्कुलर नेबरहुड भी मिल सकता है। तो उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। सर्कुलर नेबरहुड and square neighborhood are equivalent. Equivalent means कि अगर एक मिल रहा है तो दूसरा मिल जाएगा। तो इट मीन्स हम लिमिट की डेफिनेशन को स्क्वायर और सर्कुलर के साथ इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए इट मीन्स अगर हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक सर्कुलर नेबरहुड, तो वी कैन ऑब्टेन द स्क्वायर नेबरहुड आल्सो, कि व्हेनेवर एक्स वाई बिलोंगिंग टू सर्कुलर नेबरहुड इमेज satisfies L minus epsilon L plus epsilon condition, so then we get also obtained a square neighborhood so satisfying that condition also। सेम इस तरह से अगर स्क्वायर नेबरहुड में अगर एफ एक्स वाई उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सर्कुलर नेबरहुड एक ऑब्टेन कर सकते हैं। हो सकता है कि इसका स्क्वायर नेबरहुड में हमारे जो स्क्वायर साइड है वो कुछ और आ जाए, डेल्टा यहाँ कुछ और आ जाए, डेल्टा मे बी डिफरेंट फ्रॉम दिस साइड, बट सर्कुलर नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है तो स्क्वायर नेबरहुड भी जरूर एग्जिस्ट करेगा, और स्क्वायर नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है तो सर्कुलर नेबरहुड भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। सपोज हमारे पास आ रहा है, सपोज वी हैव ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 for circular neighborhood of AB, circular neighborhood of AB, that is कि whenever x y belonging to R2 is such that कि कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसका जो इस सर्कल में लाई कर रहा है, रेडियस डेल्टा, such that this is less than डेल्टा, तब उसकी इमेज की वैल्यू जो होगी वो fxy माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। सपोज हमारे पास सर्कुलर नेबरहुड आ रहा है तो हम स्क्वायर नेबरहुड ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो नाउ x माइनस ए मॉडुलस, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ए का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मॉडुलस का स्क्वायर लें या फिर x माइनस ए का स्क्वायर लें, बोथ आते। x और y रियल नंबर है, ये ध्यान रखना हमारे पास। अब x माइनस ए का स्क्वायर, दिस इज फर्दर स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू हो सकता है, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक स्क्वायर हमारे पास एक पॉजिटिव नॉन नेगेटिव चीज है या दो नॉन नेगेटिव चीजें, तो ये कुछ ऐड किया हमने नॉन नेगेटिव चीज, तो दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू, हो सकता है जीरो भी हो जाए ये वाली चीज, बट दिस इज सिंगल वन क्वांटिटी एंड दिस इज टू क्वांटिटी, दिस इज सेकंड क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव, तो ये फर्दर किससे कम है, डेल्टा से कम है। तो जब जब x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर लेस देन डेल्टा है, तब x माइनस ए का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन डेल्टा होगा। दैट मीन्स जब जब कोई भी पॉइंट एक्स वाई इस सर्कल में है, जब भी कोई पॉइंट इसका एक्स वाई इस सर्कल में है डेल्टा रेडियस वाले में, तब x का डिस्टेंस a से क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। सेम इसी तरह से हम y माइनस बी को भी कंप्यूट कर सकते हैं। y माइनस बी क्या मिला, that can be written as y minus b का square, this further can be written as y minus b square, this is further less than equal to x minus a square plus y minus b square, this is less than delta। तो जब x y कोई इस सर्कल में है तो वो स्क्वायर में भी जाएगा। स्क्वायर कैसा बनाया हमने, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा। अब जब x y कोई इसके अंदर है, तो इसका मतलब एक्स वाई हमारे पास ये भी सेटिस्फाई करता हुआ होगा। तो अगर हम एक स्क्वायर फॉर्म कर लें, तो अगर एक स्क्वायर फॉर्म कर लें एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा,
वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, तो जब जब कोई भी पॉइंट इस सर्कल में था, सर्कल में जब जब पॉइंट है तो x माइनस ए क्या होगा, लेस देन डेल्टा, y माइनस बी क्या होगा, लेस देन डेल्टा। इट मीन्स अब हमारे पास कन्वर्स इसका, कन्वर्स में क्या है कि मुझे एक स्क्वायर दे रखा है, मुझे सर्कुलर नेबरहुड कंप्यूट करके दिखाना है। स्क्वायर मीन्स कि जब जब x y कोई इस तरह के दो पॉइंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब तब इमेज का जो डिस्टेंस है वो L से क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। दैट मीन्स ये स्क्वायर नेबरहुड दे रखे, स्क्वायर नेबरहुड कि जब जब एक्स वाई स्क्वायर में है तब तब ये होल्ड कर रहे हैं। हम एक सर्कुलर नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है, स्क्वायर के अंदर जा रहे अब, ये क्या था, स्क्वायर दे रखा है हमें और स्क्वायर के अंदर एक कंस्ट्रक्ट करने जा रहे, क्या, सर्कल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे। पहले क्या था, एक सर्कल गिवन था, सर्कल के अंदर एक कंस्ट्रक्ट किया हमने स्क्वायर। अब तो हम हमें स्क्वायर दे रखे और हमने क्या करना है, सर्कल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है कि एक्स वाई जो है वो इस स्क्वायर के अंदर है और हमने एक सर्कुलर नेबरहुड निकाल के दिखाना है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। अब हम सर्कल नेबरहुड बनाएंगे कैसे, सर्कल की डेफिनेशन हमारी एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज जो भी डेल्टा कितना आएगा, x माइनस ए अगर लेस देन डेल्टा है तो x माइनस ए का स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर से कम हो जाएगा, y माइनस बी अगर लेस देन डेल्टा है तो y माइनस बी का स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर से कम हो जाएगा, दिस वुड बी 2 डेल्टा स्क्वायर, दैट मींस रूट 2 डेल्टा। तो एक सर्कल मिलेगा जब जब कोई एक्स वाई इस सर्कल के अंदर है, कोई भी एलिमेंट कोऑर्डिनेट पेयर इस सर्कल के स्क्वायर के अंदर है, तब तब वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस वो इस सर्कल के अंदर भी है। तो इस स्क्वायर के अंदर ही हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब जब एक्स वाई इस स्क्वायर के अंदर था तो एक्स वाई इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल का रेडियस रूट 2 डेल्टा हो गया, डेल्टा 1 नया नाम रख देते हैं। तो अगर एक्स वाई जो इस सर्कल के अंदर था, स्क्वायर के अंदर था, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो इस सर्कल के अंदर भी जितने पॉइंट्स हैं वो भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स अगर हमारे पास एक स्क्वायर नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है तो वी कैन फाइंड सम सर्कुलर नेबरहुड आल्सो सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सेम इसे तो पहले वाले में क्या था, हमारे पास हम एक सर्कल गिवन था, हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि अब सर्कल के पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, दैट मीन्स अब जो हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया था उसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो दोनों कंडीशंस क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, दैट मीन्स हम दोनों में से कोई भी नेबरहुड फाइंड आउट कर सकते हैं, आइदर सर्कुलर नेबरहुड और स्क्वायर नेबरहुड, टू चेक वेदर द लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट और नॉट। अब यानी कि हमारे पास हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें सर्कुलर नेबरहुड निकालना इजी पड़ेगा या स्क्वायर नेबरहुड निकालना इजी पड़ेगा। तो हम कल के नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर करेंगे तो उसमें क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट वुड बी द इजी टू गेट आइदर द square neighborhood or circular neighborhood, but both are equivalent. If we are getting some square neighborhood, we can find some circular neighborhood. If we are obtaining some circular neighborhood, then can we also find some square neighborhood. तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए, वो डेल्टा कितना आ रहा है, that doesn't matter कि डेल्टा 1 आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, कितना आ रहा है, उससे नहीं, लेकिन डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कितना डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। रूट 2 डेल्टा आ रहा है, डेल्टा की वैल्यू मान लो वहां पर 0.5 थी तो यहाँ डेल्टा 1 कुछ और आ जाएगा, बट एक सर्कुलर नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हम डेल्टा फाइंड आउट करें वेदर इट विल बी द सर्कुल स्क्वायर नेबरहुड के लिए डेल्टा आ रहा है या फिर सर्कुलर नेबरहुड के लिए आ रहा है। तो अगर हम में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही हमें जस्ट आइडिया लग जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, आइदर इट इज स्क्वायर नेबरहुड और सर्कुलर नेबरहुड। तो नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन करेंगे इसके और इसको ज्यादा से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कौन सा नेबरहुड ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो आज हम ये सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसका।